टफ क्वेश्चन है अभिषेक। मैंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन इतना टफ प्रश्न नहीं आया मेरे सामने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और ये है मेरी दोस्त। हम हैं आज एएसपी स्टूडियो के पहले पॉडकास्ट में। हमारे साथ में हैं विदिशा जिले के एक वायरल एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे जी। पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है, तूने दोनों ही कर ली। और जब बहुत प्लानिंग के साथ हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे दरवाजा खुलता है, पुलिस एंटर करती है, सब लोग पोजीशन ले लेते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है। जब उसको पकड़ के लाते हैं तो वो पैंट में पेशाब कर देता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बदमाशी वाली रील बनाते हैं। हाँ, सर इन पे भी क्या कोई गाइडलाइन है? इसने जो है पैंट में पेशाब कर लिया, तो इस टाइप से लोग हंसने लगे। पुलिस की नौकरी तो सबको दिखती है, पर असली डॉक्टर प्रशांत चौबे क्या हैं? और आपकी कुछ मजेदार आदत या कोई शौक जो लोगों को अभी तक पता नहीं है? अभिषेक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और हाँ। निश्चित ही एक हर व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति होता है और हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा भी होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमारे अंदर का बच्चा जितने दिन जिंदा रहता है, उतने दिन हम कहीं ना कहीं सही काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर का बच्चा हमें गलत करने से रोकता है। वो खिलखिलाता है, हंसता है, चिल्लाता है, गाता है, रोता है। और वो बच्चा जो है आपको एक सियानापन जिसको हम बोलते हैं, मैच्योर हो जाता है आदमी। तो सियानेपन में हमेशा वो सोच समझ के विचार करके निर्णय लेता है। और बहुत बार सोच समझ के निर्णय करना अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार सोच समझ के बात करना जो हमारा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ बच्चा ही काम आता है। बच्चे को ही नहीं, यार गलत है तो गलत है, ये दम जो है बच्चे में होती है। तो वो बच्चा जिंदा होता है। आपने पूछा तो जो रियल प्रशांत चौबे हैं, हाँ। वो एक्चुअली वैसा है कि जो घर जाके जैसे ही वो चेंज करते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से पैरोडीज बनाते हैं, नए नए गानों की नई नई पैरोडीज होती हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के ही एक सलीका शुरू हो जाता है, मर्यादा शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे मैं घर पे अकेला हूँ और तो कई बार परिवार वालों को फोन लगा के अपने को गाना वाना सुनाना पड़ता है। तो वो भी वाइफ है, बच्चे हैं, कहते हैं हाँ आपने भड़ास निकाल लिया, आपका हो गया, अब आप ना बनो। तो ये एक रियल है जो मेरे को एक बेसिक इंस्टिंक्ट में जाना अच्छा लगता है, और जिसको हम बचपना बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रियल वही है कि जो हंसता खेलता गाता, वो हमारा रियल एक रूप है। और बाकी जो प्रोफेशनल रूप तो आप देख ही रहे हैं। और घर से बाहर दहलीज के बाहर आके जो मर्यादा का दौर शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर वो हमारी समाज में जो भूमिका हमें ईश्वर ने दी है, उसके आधार पर हमें अपनी भूमिका का निर्वहन अपनी मर्यादा में करना होता है। सर आपने किताबें भी कई लिखी हैं, तो लिखने का ये आपका शौक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या फिर कब आपको लगा कि हाँ अपनी किताब भी लिखनी चाहिए, या फिर अपने शेर व शायरियाँ भी लिखनी चाहिए? आपने बहुत सारी वीडियोस में वीडियोस की शुरुआत ही शेर व शायरी से हो जाती है, या फिर मोटिवेशन किसी लाइन से हो जाती है। अभिषेक, ये एक लेखन जो है वो एक, जैसे हर व्यक्ति को क्रिएशन करना चाहिए, क्रिएशन होता है। हाँ। और क्रिएशन एक व्यक्ति की अंदर की एक कहना चाहिए ऊर्जा है या पीड़ा है, और वो अगर व्यक्त हो जाती है तो व्यक्ति को एक सफलता भी कहता है वो अपने आप में कि सफल हो गया, मैं जीवन सफल हो गया। और दूसरा उसके अंदर की जो घुटन है कहना चाहिए, या जो एक ऊर्जा, जिसको दूसरे शब्दों में ऊर्जा कह सकते हैं, तीसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके जो विचार की क्रांति है, तो वो बाहर आती है जब वो लिखना या कोई क्रिएशन करना शुरू करता है। लिखना मैंने काफी पहले शुरू कर दिया था, जब मैं इवन स्कूल स्टूडेंट था, तब से कहानियां लिखता था। और विभिन्न आर्टिकल्स लिखना, लेख लिखना, कोशिश करना कि ये पब्लिश हो जाए कहीं, तो इस टाइप से प्रयास करते रहते थे। और फिर लिटरेचर का विद्यार्थी बना तो लिटरेचर पढ़ा लिखा, तब से ही लेखन का दौर जारी है। और लेखन आज भी सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर जो मेरा है वो लेखन है। 2-4 पेज लिख लेते हैं तो बहुत सारे गम भूल जाते हैं। अच्छा, डेली रूटीन में है आपका 1-2 पेज? कोशिश करते हैं कि लिख लें जब भी समय मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर एक आध घंटा, आधे घंटे ऐसा मिलता है कि जब लैश बैठे हुए हैं, तो कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ लिखूं। सर अब एक क्वेश्चन ऐसा है हमारी ऑडियंस के लिए, और ये आम बोलचाल में है कि अगर हमारे कोई दोस्त हैं पुलिस वाले, तो लोग कहते हैं पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। तो सर इस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस पे?
बिल्कुल, आपने वो सिंघम का डायलॉग भी देखा होगा कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है, तूने दोनों ही कर ली। तो ये एक कहावतों की बात है साथियों। ये हमारे पुराने ज़माने की एक मिथक था लोगों का पुलिस के बारे में कि पुलिस एक नेचुरली अच्छा बिहेव नहीं करेगी या खराब करेगी। अब ऐसा नहीं है। पुलिस की दोस्ती बहुत अच्छी है और दोस्ती पुलिस से सबको करना चाहिए। पुलिस सबकी दोस्त है। आप जो हमारे समाज के 99.5% जो लोग हैं, जो विधि का पालन करने वाले, कानून का पालन करने वाले, उन सबकी पुलिस दोस्त है। पुलिस की दुश्मनी का मतलब दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना चाहिए पुलिस से। पुलिस का दुश्मन हम सबका दुश्मन होता है अपराधी। जिसने कानून का उल्लंघन किया वो हमारा दुश्मन है। जितना बड़ा उसने वायोलेशन किया, जितना उसने अन्याय किसी के साथ किया, उतना बड़ा हमारा दुश्मन है। तो नेचुरली पुलिस की दुश्मनी नहीं करना चाहिए, दोस्ती सबको करना चाहिए। पुलिस सबकी दोस्त है। आप अगर उस 99.5% जो विधि का पालन करने वाले अच्छे सर्वशरीफ लोग हैं उनकी श्रेणी में आएंगे तो आपको पुलिस दोस्त दिखाई देगी और आपको खूब दोस्ती करना चाहिए। सही। सर, आजकल जो सोशल मीडिया का यूज ज्यादा हो रहा है और ऐसे में देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कोई स्टूडेंट या युवा इससे बचना चाहे तो उनके लिए ऐसी कोई 3 टिप्स आपकी तरफ से क्या रहेंगी? 3 टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। होता ये है कि साहब आपका फला जगह आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, आपके नाम से ड्रग्स पकड़ी गई है और ये होने वाला है, सीबीआई पकड़ेगी। अच्छे खासे प्रोफेसर जो बेचारे जिन्होंने जीवन में मेरे ख्याल से कोई छोटा सा वायोलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट का भी नहीं किया होगा, वो इस झांसे में आ जाते हैं कि उनके आधार कार्ड पे और हजारों किलो का ड्रग्स चला गया और वो पकड़ गए और पता नहीं कौन से देश में अपराध कायम हो गया और वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। आत्मविश्वास अपने आप पे होना चाहिए कि अपराध मैंने नहीं किया तो मैं दोषी नहीं हूँ। गलती से कोई अपराध लगाएगा तो उसको निपटा जाएगा क्योंकि आप सच हैं, आप सत्य के साथ हैं, न्याय आपके साथ है। तो पहला आत्मविश्वास। दूसरा अवेयरनेस, जानना चाहिए कि किन किन प्रविधियों का इस्तेमाल करें, किन मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करके अपराधी अपराध कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, साइबर क्राइम के नए ट्रेंड्स आते हैं, नए मोडस ऑपरेंडीज आती हैं और अपराधी जब अपराध कर देता है तो व्यक्ति आके रिपोर्ट करता है कि साहब ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी अपराध होता है। तो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप गूगल पे सभी लोग सर्चिंग करते हैं, दिन भर जो है रील्स देखते हैं, तो कम से कम अवेयरनेस की रील्स देखना चाहिए। तो पहला आत्मविश्वास, दूसरा अवेयरनेस, तीसरा लालच से बचना चाहिए। लालच में आ जाते हैं कि अभी बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं। इवन इंजीनियर बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो इंजीनियरिंग के पढ़े लिखे थे और उन्होंने ये कि साहब आपका इतना रुपए आया, आप ये 4-5 मूवीज का जो होटल्स को वो दे दें, ग्रेडिंग दे दें तो आपके रुपए आ जाएंगे 300 के 500 हो गए, 500 के 1500 हो गए, अब 1500 के ये। फिर उसके बाद मांगना शुरू करता है, अब आपके 10,000 हो गए, अब 2,000 और डालोगे तो ऐसा करते करते फिर उनका फ्रॉड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई 5 रेटिंग देने से आपको कोई रुपए देने वाला नहीं है। अगर वो 5 रेटिंग से रुपए देगा तो अपने बच्चों से दिलवाएगा, आपसे क्यों दिलवाएगा? बहुत सारे लोगों के होते हैं, आपके पास क्यों आएगा? ये थोड़ा सा थिंकिंग रखनी है मन में कि अनावश्यक अति पैसा कहीं मिलेगा नहीं आपको। एक लिमिटेड दर है जो कि SIP कितने दर से चलती है, शेयर कैसे चलता है, या बैंक के जो FDs के ब्याज क्या होते हैं, वही दर है, वही सत्य है। उससे ज्यादा कोई अगर आपको बेनिफिट दे रहा है तो मान के चलिए वो फेक है, फ्रॉड करने में। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। आत्मविश्वास रखना है, अवेयरनेस रखनी है, लालच से दूर रहना है। सर, जैसा आपने बताया बचपना अपने अंदर जिंदा रहना चाहिए, उसको लेकर मेरा सवाल था, अगर एक दिन के लिए सारे रूल्स भूल जाएं और आप सिर्फ मस्ती करना चाहें तो आप आपका एक दिन कैसे एंजॉय करेंगे? उस एक दिन में मैं कुकिंग करूंगा और अच्छा बना के खाऊंगा जो मेरे को खाने का अच्छी चीजें लगती हैं। हालांकि बहुत बहुत ज्यादा मेकिंग मतलब नहीं आती, लेकिन जो आता है बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छा लगता है। तो एक खाने का बहुत शौक है, खाना अच्छे से खाऊंगा। खाना क्या बना लेते हैं सर? बना सभी कुछ बना लेता हूँ। मैं बच्चों के साथ हम लोगों का एक संडे का दिन हमेशा रहता था। अभी तो बच्चा बाहर निकल गया पढ़ने के लिए, तो उसमें स्पेशल फूड जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? वैसे बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन जो सबसे बेसिक होता है, जो बिना किसी प्याज मसाले का दाल चावल होता है, सबसे फेवरेट बहुत बचपन से अभी तक है। तो उसको अच्छे से कोई बनाए तो अच्छा लगता है। तो कुकिंग करूंगा, उसके बाद म्यूजिक होगा और पढ़ाई और लिखाई होगी दिन भर। अभी भी जिस दिन बहुत कभी संडे ऐसा दिन मिल जाता है 2-4 घंटे फ्री है, तो उस दिन खूब लिखाई होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि लिख लिया आज बहुत सारा। जी सर, आपकी सर्विस में अब तक का सबसे फनी पल कौन सा रहा है? फनी, हम लोगों की सर्विस में फनी पल तो कम आते हैं, टेंस पल बहुत ज्यादा आते हैं। हर दूसरे दिन कोई टेंशन सामने होता है और हम लोग कभी भी जब इकट्ठे होते हैं सभी लोग तो हालांकि हंस के मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होता है, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तभी टेंशन होता है। तो ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग काम पुलिस का है सोसाइटी के अंदर। तो लेकिन
फनी मोमेंट्स भी आते रहते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि सबसे फनी मोमेंट क्या है, एक बड़ा अपराधी, बड़ा नाम, उसके लिए रेड होती है, प्लान होती है, हम लोग जाते हैं, मैं पर्सनली जाता हूँ रेड में, और हम लोग जैसे जैसे उसको घर में बड़ा प्लान होता है कि ये हथियार भी चलाता है और कभी ये फायर कर सकता है पुलिस के ऊपर, या बहुत डेंजरस है, इसके ऊपर 35 अपराध है, इसने मर्डर भी किए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर्स भी हैं, फायर आर्म्स के बाद स्मगलिंग भी की है, सारे कुछ उसके अपराध होते हैं। और जब बहुत प्लानिंग के साथ हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे दरवाजा खुलता है, पुलिस एंटर करती है, हम लोग पोजीशन ले लेते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है। जब उसको पकड़ के लाते हैं तो वो पैंट में पेशाब कर देता है। तो हम लोगों को हंसी आती है इस बात की कि इतना ज्यादा हम लोगों ने विजुलाइज किया था। और अपराधी मैं आप सबको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई दम नहीं होती है। कोई भी अपराधी कितना ही क्लेम कर ले, मोहल्ले में, गली में प्रयास कर ले कि वो लोगों को डरा धमका लेगा। मध्य प्रदेश के बारे में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, और मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी सक्षम है कि कोई अपराधी चैलेंज करके अपराध नहीं कर सकता। कोई अपराधी ये चैलेंज नहीं कर सकता कि वो समाज से या अपराध से या पुलिस से परे। तो उसको हम लोगों को बड़ा हंसी आई, और इतना नाम था, और मतलब चूहे के पर्वत के अंदर भी चूहा टाइप की स्थिति निकली। नाम ही बदमाश था। जी सर। सर वो ऐसा होता है, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बदमाशी वाली रील बनाते हैं। हाँ। सर इन पे भी क्या कोई गाइडलाइन है? निश्चित तौर पर जो एक क्रिमिनल वर्शिप का एक ट्रेंड दिख रहा है अभी सोशल मीडिया में, कई बच्चों को देखा है, जो यंग एज के बच्चे होते हैं, उनमें बड़ा ट्रेंड है कि वो मैं चाकू चलाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, या मैं आऊंगा तो बारूद फूट जाएगा। वो सब एक क्रिमिनल वर्शिप टाइप की चीजें जो दिखाई दे रही हैं, ये निश्चित तौर पर एक गलत सोशल मैसेज तो गलत है ही। और अगर हम इसको लीगली देखें, तब भी लीगली भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें लोगों को थ्रेटन करने का प्रयास कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, या किसी बात के लिए धमका रहे हैं, या हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनली भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो ये नेचुरली गलत है। सर पुलिस ड्यूटी में कभी किसी अपराधी ने ऐसा कोई अजीब बहाना दिया है जिसको सुनकर आप भी हंस पड़े हो, या फिर आपको अभी तक याद हो ऐसा कोई? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते रहते हैं, हर प्रकार के अपराधी आते हैं, और जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो तरह तरह की किस्से बताते हैं, तरह तरह की उनकी इंटरनल लाइफ्स होती हैं। हर आदमी अपनी इंटरनल लाइफ में बहुत ही बेसिक होता है, और अपराधियों के साथ भी ये चीज देखने में आती है, जो हम लोग ट्रेंड देखते हैं जनरली, कि अपराधी बेसिकली अपराध जो हिबिचुअली क्राइम कर रहा है, लगातार अपराध कर रहा है, लेकिन वो अंदर से कोई बहुत सुखी या वैसा नहीं होता, काफी दुखी और परेशान होता है, और वो अपराध एक लगातार प्रवृत्ति के रूप में करता जाता है। लेकिन सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि यार इसने इतना अपराध किया तो इस टाइप से, तो कई ऐसे अपराधियों के बारे में गलत नोशन सोसाइटी में होता है। अपराधी निहायती कमजोर और निहायती एक गिरा हुआ इंसान होता है, और हम लोग इस प्रकार से कई ऐसे किस्से आते हैं। जैसे आपने पूछा कि ऐसे बहाने बनाए, तो एक अपराधी है, उसको हम पकड़ने जाते हैं, तो वो बार बार जो है वो एक्चुअली पुलिस ने इसको घेर लिया है। हाँ। और अब उसके बचने की संभावना खत्म है, भाग सकता नहीं है और मना कुछ कर नहीं सकता है, तो वो बार बार बहुत बेसिक बहाने बना के वो बचने का प्रयास कर रहा है। तो बार बार जो वो कहता है कि सब मेरा पेट खराब है, मेरे को टॉयलेट जाना है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर सब वो, फिर अब लोग अब कहते हैं यार बहुत हो गया, 3-4 बार तूने जो है टॉयलेट तेरा हो गया है, अब तेरे को चलना पड़ेगा, सर पेट खराब हो जाएगा, आप लोग परेशान हो। तो उसको फिर पुलिस वाले अपने हिसाब से बात करते हैं, तो वो चुपचाप होके चला आता है। तो ऐसे किनसे आते रहते हैं। ये वही बहाने जो स्कूल जाने से पहले बनाते थे बच्चे। हाँ, उससे भी बढ़ के, उससे भी थोड़ा सा नीचे उतर के बहाने, बार बार जाना उनको ये है, तो ऐसा ये आम बात हो गई। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई क्यों अपराध करते हो, अपराध से बच के रहो, समाज में अच्छा जियोगे, आपको अच्छा लगेगा, कोई आपसे मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई बात नहीं होगी, और पुलिस भी आपको सम्मान से मित्र बनाएगी। हाँ सर। सर कभी ऐसा हुआ है कि आप सिविल ड्रेस में हो और किसी ने आपसे बदतमीजी की हो, आपको नहीं जानते हो? बीइंग पुलिस बनने के बाद या पुलिस बनने के पहले का? पुलिस बनने के बाद। पुलिस बनने के बाद, तो पुलिस बनने के सिविल ड्रेस में रहे? हाँ, सिविल में हम लोग कई बार मार्केट जाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंसिडेंस तो नहीं आया, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ लोगों की भावनाओं का। और जब हम लोग सिविल में होते हैं, तो वैसे बीइंग वर्दी में भी जब होते हैं, तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। किसी को अगर आपके कारण ठेस पहुंच रही है, या किसी को आपके कारण भय लग रहा है, या किसी को आपके कारण उसकी अहम पर चोट आ रही है कि यार ये आ गया अब ऐसा होगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी हार होती है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, तो मैं बहुत ही प्लीज होके, बहुत ही ओवरवेलमिंग होके लोगों से रिएक्ट करता हूँ। तो इन जनरल ऐसा अभी कोई इंसिडेंस नहीं आया, ईश्वरी कृपा से। सर आपके हिसाब से एक अच्छे पुलिस ऑफिसर में कौन सी 3 जो चीजें हैं होनी चाहिए? अच्छे पुलिस ऑफिसर में बहुत सारे गुण होना चाहिए। अच्छे पुलिस ऑफिसर तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, बहुत अच्छा 3 चीजें आपने पूछी। हाँ, 3 तो
3 चीजों में मैं सबसे पहले काउंट करूंगा, उसके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए। वो उसकी देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, जिले के प्रति, पुलिस की ड्यूटीज के प्रति उसकी इंटीग्रिटी हाई लेवल की होना चाहिए। वो कभी भी अपने हर व्यवहार से प्रोफेशनलिज्म को प्रदर्शित करे और इंटीग्रिटी उसकी बहुत ही प्योर और बहुत ही उच्च श्रेणी की हो। दूसरा जो है ऑनेस्ट हो, वो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने अन्य व्यवहार के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। उसको ईमानदार होना उसके जरूर, ईमानदार अप्रोच होगी तो निश्चित तौर पर उसको पब्लिक भी अप्रिशिएट करेगी, काम भी सही होगा। और वो अगर कभी खुदा ना करे या ईश्वर की उससे कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा कुछ उसको लगता है तो वो डिसीजन गलत नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसकी ऑनेस्टी उसके मन में है, उस ईमान में है, तो निश्चित तौर पर सही पे रास्ता, न्याय का रास्ता पकड़ेगा। तो इंटीग्रिटी फर्स्ट है, दूसरा जो है ऑनेस्टी है, तीसरा है हार्ड वर्क। पुलिस को एक हार्ड वर्किंग जॉब है और पुलिस में आकर वो ये सोचता है कि वो 5 बजे घर जाके आराम से सोएगा और बच्चों के साथ चाय पिएगा, या वो 15 दिन बच्चों की छुट्टी में ठंड में निकल जाएगा और गर्मी में निकल जाएगा। तो ये बहुत गलत भ्रांति, गलत परसेप्शन है। ऐसे परसेप्शन के लोग पुलिस में कई बार आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और वो निश्चित तौर पर वो पुलिस का एक वर्क कल्चर भी खराब कर रहे हैं और पुलिस का एक बाकी जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, पुलिस के जवान आ रहे हैं, उनके बीच में भी एक गलत मैसेज वो दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस में या तो ज्वाइन ना करें, ज्वाइन करते हैं तो अपना परसेप्शन ये बना के रखेंगे ये 24 आवर्स का जॉब है और इसमें आपको अगर 2, 4, 5 घंटे, 6 घंटे मिल रहे हैं तो ईश्वरी कृपा से आपको आराम मिल रहा है। अदरवाइज इस नौकरी में आराम की आप अपेक्षा करें या ये सोचेंगे 5, साढ़े 5 बजे आप घर बैठेंगे, तो ये आपके परसेप्शन गड़बड़ाएंगे। तो हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, 3 में काउंट करता हूँ, 3 जो गुण हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे पुलिस ऑफिसर के लिए। पुलिस की ड्यूटी में छुट्टी अक्सर कम ही मिलती है। हाँ, निश्चित तौर पर छुट्टी कम मिलती है क्योंकि पुलिस का 24 घंटे का जॉब है और 7 दिन पुलिस के काम थाने खुले होते हैं। अपराध भी 7 दिन होता रहता है, अपराध की कोई डेट या टाइम नहीं होता, अपराध की कोई हॉलीडे नहीं होता। जो पब्लिक की व्यवस्थाएं हैं, भीड़ है, उनके कोई दिन नहीं होते निर्धारित, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस जो है वो भी अचानक कभी भी दिन में, रात में, 24 घंटे, 12 महीने कभी भी होती रहती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर छुट्टी की थोड़ी सी क्रंच होता है, क्राइसिस होती है, लेकिन अब आज की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है पुलिस की व्यवस्था में। अब ऐसा नहीं है, अब एटलीस्ट हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी को आवश्यकता अनुसार छुट्टियां मिल जाएं। कोई विशेष काम है, किसी की बीमारी है, किसी के घर में शादी है, किसी की कोई गमी हुई, डेथ हुई है, या कोई बच्चों के करियर संबंधी कोई प्लान है उसका, या किसी स्टाफ के करियर का प्लान है, तो इन 5-7 चीजों में तो हम लोग उसको छुट्टी देते ही। और इन जनरल अब ऐसा क्रंच नहीं है, खासकर लोअर स्टाफ में तो हम लोग बिल्कुल प्रयास करते हैं कि उनको टाइमली उनको आवश्यकताओं की छुट्टी मिल जाए। तो वो सब हो रहा है। तीर्थ यात्रा करने भी लोग जा रहे हैं, हम लोग उनको जाने के लिए अगर कोई त्योहार का समय नहीं है तो छुट्टी मिल जाती है। तो अब बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। आपने बचपन में कोई ऐसा प्रैंक किया है जो आपको अभी भी याद हो, जिसको याद कर आप अभी भी मुस्कुरा बचपन में जाते हो? इतने सारे प्रैंक हम लोगों ने किए। हम लोग जब स्कूल स्टूडेंट्स थे या कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो खूब सारी मस्ती हुआ करती थी, और बहुत सारे मस्ती के इतने सारे उदाहरण हैं कि हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो रात भर वो किस्से चल सकते हैं, जिन किस्सों को हम लोग याद करके हंसते रहते हैं जब हमारे पुराने दोस्त यार मिल जाते हैं। तो खूब सारे प्रैंक होते थे, खूब सारी मस्तियां होती थी। जैसे एक बेसिक सा जो है एक हम लोगों का स्टाइल था कि स्कूल में जब ब्रेक का टाइम होता है, ब्रेक के टाइम के बाद सब वापस जा रहे होते हैं टिफिन खाने के बाद, खेलने के बाद, तो सब लोग जनरली पानी पीते हैं। तो पानी पीने के बाद पानी उसके दूसरे के ऊपर कपड़ों पे फेंक देना, उसके बाद भाग जाना। फिर ये शुरू हुआ, ये प्रैंक शुरू हुआ तो यार ऑफिस स्कूल में आए, देखो सर इसने जो है पैंट में पेशाब कर लिया, तो इस टाइप से लोग हंसने लगे। फिर उसने बदला लेने के लिए अगले दिन प्लान किया, लेकिन हाथ में कितनी देर पानी लेके चलेगा, तो उसने फिर मुंह में भरना शुरू कर दिया। मुंह भर के अब फिर उसके बाद स्थिति आई कि जैसे ही ब्रेक हो रहा है सारे गायब हो जा रहे हैं, पूरा ग्रुप गायब है, सब छुपे हुए हैं अपनी अपनी पोजीशन लेके। कोई मुंह में पानी भरा है, कोई पॉलिथीन में पानी भरा है, कोई गुब्बारे में पानी भरा है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना है, बदला लेना है। उसका अंत जब होता है कि एक दिन क्लास में जब ये जो ब्रेक है, ब्रेक में तो कोई मिल ही रहा है, सभी लोग ब्रेक में छुपे हुए हैं अपनी अपनी पोजीशन लेके, मौका मार दिए हमला कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो फिर जब ये होते होते इसका अंत जब समापन, जब अति हो जाती है तो अंत होता है इसी चीज का। तो अति ये हो गई कि जब एक दिन बदला लेने वालों ने ये प्लान किया कि कैसे भी नहीं मिला तो स्कूल क्लास के अंदर तक चले जाते हैं, और क्लास के अंदर वो पॉलीथिन, बहुत सारी बड़ी पॉलीथिन उसके ऊपर पानी फेंकने का प्रयास करते हैं। तब तक मैडम एंटर कर जाती है, वो पानी खिंचता है, उसके बाद पानी की वो फूट जाती है पॉलीथिन और सबके ऊपर भीग जाते हैं। उसके बाद जितने लोग हैं सबको क्लास से 8 दिन के लिए बाहर कर दिया जाता है। सर आपने इसका अंत बताया है, क्या ये स्टार्ट प्रैंक आपसे हुआ था?
निश्चित तौर पर मैं ही बहुत सारे प्रैंक करता था। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उस समय ये शब्द तो नहीं था प्रैंक, लेकिन ये मजाकें खूब चलती थी हम लोगों की, और हाँ। डिफरेंट वेज में कहीं कोचिंग से लौट रहे हैं तो धूल उड़ा दी ऊपर में, फिर वो सब लोग उसी में गेम बन गया कि सब एक दूसरे को धूल मारना है। तो ऐसे बचपन में प्रैंक चलते सर रहते मतलब थे। आपके स्कूल टाइम पर ग्रुप में सारे प्रैंक आपसे स्टार्ट होते थे? सारे तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम प्रैंक्स में स्टार्ट करता था, और बड़े जॉयफुल होते थे। बड़ा अच्छा पहले माहौल था। आप एक्चुअली आपने देखा होगा कि अभी जो बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जा रहे हैं। पहले बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती थी, बच्चे बहुत ही खुले दिल के होते थे। झगड़ा होगा, मारपीट होगी, खूब सारी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन अगले ही मिनट में सब दोस्त बन जाएंगे, और बहुत ज्यादा कोई माइंड पे लेता नहीं था। बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में एसेट्स को लेके कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी टीवी है, क्या घर है, इस टाइप की कोई बातें हुआ नहीं करती। सब लोग मस्ती में रहते थे। एक अपना ही एक सोसाइटी होती थी बच्चों की, तो उसी सोसाइटी में जीते थे, उसी में अपना रहते थे, उसी में मस्त रहते थे। कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटीज नहीं होती थी। तो ये बड़ा अच्छा समय था उस समय का, और अब थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। सर ऐसा है कि अगर आप पुलिस विभाग में ना होते तो आप क्या बनना पसंद करते? डॉक्टर, टीचर या फिर एक्टर? एक्टर बनने की ख्वाहिश तो मेरे ख्याल से हर आदमी को होती है। हम सब में, हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारा एक क्रेज होता है फिल्मी सर पर हीरो आप बनने रियल लाइफ हीरो हैं। थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है। बाकी तो फिल्म में जाने का तो शौक सभी का होता है, हालांकि वो सब एक सपना ही होता है, और वो सपना चांद को पकड़ने जैसा सपना है जो पूरा हो पाना हर आदमी के वश में नहीं होता है। इसी तौर पर मेरा जो ट्रैक था और मैं जो जिस टाइप से आगे बढ़ रहा था, तो मैं नेचुरली अगर पुलिस में नहीं आ पाता तो मैं कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनने का प्रयास करता। हायर एजुकेशन में पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च पेपर लिखना, लोगों को रिसर्च कराना, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को प्राप्त करना, ज्ञान के उच्चतम आयाम पे पहुंचना, ये मेरी हॉबीज रही है, और अभी भी मैं करता रहता हूँ। रिसर्च के बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, इवन पुलिसिंग को लेके भी रिसर्च और पुस्तक लेखन आपने जैसा बताया करते हैं। तो नेचुरली मेरा जो है अदर देन पुलिसिंग सेकंड ट्रेंड, अगर हम चांद को नहीं पकड़ पाते तो फिर यही होता है। तो कितनी पुस्तक लिखी होंगी आपने अभी तक? मेरी अभी तक 7 पब्लिकेशन हो चुके हैं, और हाँ 7 में से 3 पुलिसिंग रिलेटेड बुक्स हैं, जिनमें से 2 का प्रकाशन भारत सरकार ने किया है। एक रिसर्च बुक है, 2 कहानी संकलन है, एक उपन्यास है। इस प्रकार से जो है 7 बुक्स हमारी अभी। मतलब सारे रस आपने बिल्कुल हाँ एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि चूंकि हम मुख्य काम जो भगवान की नौकरी जिसको मैं बोलता हूँ, भगवान की नौकरी मेरा पुलिस है, तो राइटिंग में भी पुलिसिंग होना जरूरी है। तो मैंने इसलिए पुलिसिंग पे बराबर से लिखा। साहित्य लिखते हैं, फिर पुलिस पे लिखते हैं, फिर साहित्य लिखते हैं, फिर पुलिस पे आ जाते हैं। तो ये पुलिसिंग और साहित्य का मेल चल रहा है। अब ट्रैक थोड़ा सा बदल रहा है। अब एक मोटिवेशन पे मेरा काम चल रहा है लगातार, जो भी प्रोफेशनल या दक्ष बने, जिसको लेके एक प्लान है, जिसमें मैं कई बार लेक्चर भी मैंने दिए हैं। तो उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला लेक्चर सुनने के बाद कि ये कुछ नोट्स इसके मिल जाते हैं या कुछ इसके पॉइंट मिल जाते हैं, आपके जो 11 बिंदु हैं वो हम लोग इसको रखना चाहते हैं। तो फिर उसको लेके एक प्लान बना के इसको एक बुक के रूप में लिखा जाए। तो ऑल्दो लिखना और प्लॉट बनना और शुरू होना और उसके बाद अंत तक पहुंच पाना, ये इसके बीच की बहुत लंबी यात्रा होती है। इस यात्रा में कई सारे उपन्यासों ने, कई कहानियों ने दम घोट दिया है। तो हो सकता है ये भी आगे चल के सफल हो या ना हो, लेकिन शुरू किया है लिखना। सर आपकी वीडियो बहुत सारी साइबर क्राइम को लेके, तो साइबर क्राइम जैसे आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो पुलिस को ऐसी क्या चुनौती दिखती है जो साइबर क्राइम को रोकने में सबसे ज्यादा चुनौती क्या है? साइबर क्राइम को रोकने के पुलिस के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए अगर कोई भी एक शब्द में बात करें तो सिर्फ जागरूकता उसका बचाव है। जागरूकता ही उसका हल है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग जागरूक हैं, अभी हम लोगों ने बुजुर्गों के लिए कई सारे पुलिस पंचायत में चलाता हूँ बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्गों के फोन रतलाम से जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ से बुजुर्गों के फोन आते थे कि साइबर क्राइम हो गया, ये हो गया। तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, पीस ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है पीस, प्रोटेक्टिंग एल्डरलीज फ्रॉम साइबर एक्सप्लॉइट्स करके एक ग्रुप है, जिसको शॉर्ट में पीस PEAC पीस ग्रुप है। पीस ग्रुप में हमने जिन लोगों को शामिल किया, जिन बुजुर्गों को शामिल किया, उनके साथ 1 साल में कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ। इवन कई सारे साइबर अटैक्स होते हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप का उनके पास एक आधार है, ग्रुप है, तो ग्रुप का उनके पास आत्मविश्वास है, वो ग्रुप में शेयर करते हैं। फोन आया ऐसा कह रहा है, तुरंत ग्रुप में हमारा कोई साइबर एक्सपर्ट या कोई पुलिस वाला या कोई यंगस्टर जो है वो उसमें रिप्लाई करते हैं, आपको ऐसे ऐसे करना है, आप मेरे को फोन लगाइए, वो बात करके उसको रिजॉल्व कर देते हैं। कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर जागरूकता ही इसमें बचाव है। जो जागरूक है, जिसको ये चीजें मालूम है, या जिसके पास कोई जागरूक, क्योंकि वो स्प्लिट ऑफ सेकंड्स या मिनट्स होते हैं जिनमें आप फोन पे आते हैं और फोन आपका कंटिन्यू किया जाता है, या आपको वीडियो कॉल पे लिया कंटिन्यू किया जाता है, उसके बाद आप किसी और से चर्चा नहीं कर पाते हैं, आपको ऐसे भ्रमजाल में बुना जाता है और उसका फ्रॉड हो जाता है। तो अगर आप
ठीक से अवेयर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, थोड़ा सा किसी से चर्चा कर लेंगे तो साइबर क्राइम नहीं होगा। साइबर क्राइम की एकमात्र सूची है एक जागरूकता, जागरूकता लोगों के अंदर होना चाहिए। सर ऐसा अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है, आप प्रोग्रामों में जाते हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई अपराधी आपसे आपके सामने आया हो और उसने कहा हो सर एक आखिरी सेल्फी आपके साथ हो जाए? देखिए, अपराधियों को जो हम लोग मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, अपराधी जैसे ही थाने में आता है तो उसके बाद उससे मोबाइल ले लिया जाता है। तो अपराधी के पास मोबाइल ही नहीं होता तो सेल्फी कहाँ से लेगा? हाँ, उससे ये बोल देते हैं कि तू अपने कर्म ठीक कर, बाद में हाँ। जमानत में आना, खूब सेल्फी ले लेना, लेकिन अपराध से बाहर आना होगा, अपराध से बचना होगा। सर आपका ऐसा कोई डायलॉग या कोई ऐसी लाइन जो लोग सुनकर हंस भी दें और फिर बाद में सोचे भी, कंफ्यूज हो जाए क्या? हंस भी दें और कंफ्यूज हो जाए, हाँ, हाँ। मतलब आमतौर पर आपकी ऐसी कोई बोल चाल में ऐसी आप कोई डायलॉग या फिर लाइन बोल देते हो किसी को? हंसना भी है और कंफ्यूज भी होना है। हाँ। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है अभिषेक, मैंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया लेकिन इतना टफ प्रश्न नहीं आया मेरे सामने कि ऐसी कोई बात जिससे लोग हंस भी दें और कंफ्यूज भी हो जाए। हाँ। कंफ्यूज तो कैसे ही होंगे, हंसना हम लोग सर कई आप बार सामने होंगे तो वैसे भी कंफ्यूज रहेंगे। हम लोग आपको मतलब आपको मैं डरावना लगता हूँ या नहीं, ऐसा कंफ्यूजिंग लगता हूँ? कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या रहेंगे ये आदमी है कि भूत या भविष्य? सर कंफ्यूज रहेंगे सर, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आपके कोई एक्चुअली डायलॉग जैसे आप अभिषेक प्रश्न किया ना, जनरली हम लोग कई बार जो हमारे साथ वाले लोग होते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम लोग कई बार कोई गलती अगर उनकी कोई होती है, कोई कमी होती है तो उनको इशारों में बताने का प्रयास करते हैं। तो वो इशारे ऐसे होते हैं कि इशारा होगा तो आदमी हंस देगा कि हाँ। जैसे किसी को बोला कि यार तुम्हारी नींद आज बहुत अच्छी पूरी हुई होगी, तो मतलब ये कि वो एक दिन पहले कहीं ड्यूटी से जल्दी चला गया होगा या उसने ठीक से काम नहीं किया, ड्यूटी नहीं की होगी, इस प्रकार से हम लोग कमेंट करते हैं। तो ऐसे कमेंट्स जो होते हैं कि यार आजकल तुम बहुत ज्यादा मिठाई खा रहे हो, आजकल तुम्हारा जो है वजन बढ़ गया, क्या तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, मतलब वो आदमी काम नहीं कर रहा है। हाँ। कि यार तुम यहाँ आने के बाद तुम्हें दिख रहा हूँ तुम्हारा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये इशारा होता है, इसमें हंसदा रहे सारा, बिल्कुल हंसने देते हैं लोग। लेकिन बाद में जब जाके वो सोचता है कि इसका इशारा क्या था, तो इशारा ये होता है उसमें कि आप थोड़ा सा लेजी हो रहे हैं, या थोड़ा सा आपने नींद खूब सारी हो गई, मतलब आपने जो है जल्दी विड्रॉ कर लिया था, या आप देर से आए थे, तो इस प्रकार की बातें जो है आपकी इस क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाती है कि लोग पहले हंसते हैं, बाद में विचार करके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार इन्होंने क्या कहा, बाद में उनको अगर वो चीज मर्म पे पड़ जाती है तो सुधार का ही प्रयास करते हैं। सर अगर पुलिस की जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो आप क्या चाहेंगे, वो कॉमेडी हो या एक्शन? निश्चित तौर पर पुलिस की मूवी तो एक्शन ही होना चाहिए, और एक्शन कॉमेडी तो पुलिस के जीवन में कम ही होती है, पुलिस में कॉमेडी का कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं है। एक्शन ही है पुलिस का तो मूल, जो पुलिस एक पावर का या शक्ति का प्रतीक है, जो हमारे शासन की वो शक्ति जो समाज में अपराधों का उन्मूलन करने के लिए बनी है, अपराधियों का नियंत्रण करने के लिए बनी है, कानून का पालन कराने के लिए बनी है। तो उसका तो एक जो अगर मूवी प्रेजेंटेशन होगा तो नेचुरली वो एक्शन ही होगा, सिंघम की तरह। सर आजकल रील्स और मीम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अगर विदिशा पुलिस के ऊपर कोई रील्स बनाई जाए तो आप उस पर क्या गाना लगवाएंगे? विदिशा पुलिस के ऊपर कोई रील बनेगी तो गाना उसमें निश्चित नेचुरली एक पेट्रियोटिक सॉन्ग होगा, देशभक्ति जनसेवा के सुंदर पावर अभियान की ये वर्दी है त्याग समर्पण की गौरव अभिमान की, या भारत हमको जान से प्यारा है, या ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, या फिर वीडियो में आप गाना गाते हुए दिखते हैं, तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आप सुनाएंगे? फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं, बहुत भारतीय जो सिनेमा है उसमें बहुत अच्छा म्यूजिक और बहुत सारे रंग हैं, क्लासिकल है, फोक है, वेस्टर्न है, या सिंपल जो हमारा सुगम संगीत जिसको हम बोलते हैं, और बहुत सारे रंग, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, बहुत लंबी हजारों गानों की लिस्ट है जिनको हम सुन सकते हैं कई बार। आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं, मेरे को पेट्रियोटिक सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, ये फेवरेट सॉन्ग रहा है बचपन से, और बचपन से लेके अभी तक ये गाना जब भी सुनता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, अभी मौका लगता है तो मैं गाने का प्रयास करता हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, ये गाना भी बहुत पसंद है बहुत शुरू से। सर आपकी ड्यूटी लाइफ में या फिर आपकी जिंदगी से ऐसा कोई सा किस्सा जुड़ा हुआ हो जिसको आप सुनाना चाहें, जिससे युवा मोटिवेट रहें, कभी हार ना माने, ऐसा कोई किस्सा? निश्चित है, बहुत सारे किस्से ऐसे रहते हैं हमारे जीवन में जिनमें हमें लगता है, जब बाद में सोचते हैं, पहले उसमें समय गुजर जाता है, लेकिन जब बाद में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये वास्तव में एक क्षण था जिसमें कुछ अच्छा किया, या जो ऐसा किया जो मोटिवेशनल था। मैं एग्जाम चलते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे, ये कॉलेज गोइंग थे, तो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम था और हम लोग सभी लोग भोपाल गए हुए थे, सागर में पढ़ता था मैं, तो भोपाल गए थे एग्जाम देने के लिए। एग्जाम उस दिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था और नेक्स्ट
डे एक दूसरा एग्जाम था, लेकिन उस दूसरे एग्जाम में काफी कम सीट्स थी, तो हमारे साथियों ने हमने प्लान किया कि यार ये वाला एग्जाम देते हैं, ये इसको विड्रॉ कर देंगे। लेकिन फॉर्चुनेट कंडीशन ये बनी कि मैं उस दिन शाम के 5 बजे फ्री हो गया, और अगले दिन सैटरडे के बाद संडे का दिन था, और काफी सारी बारिश हो रही थी, बहुत सारी। तो मैं वहां से एग्जाम देके 6 बजे फ्री होता हूँ और सब दोस्तों से बोलता हूँ यार तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं तो फ्री हो गया हूँ, मैं निकलूंगा, ये एग्जाम दूंगा। तो सभी लोग बोलते हैं यार तुम ये क्या कर रहे हो, अपन तो मस्ती करेंगे, अपन कल फ्री हो जाओगे, हम लोग दोपहर के बाद घूमेंगे, मूवी देखेंगे। तो मैं डिसीजन लेता हूँ नहीं यार मैं तो जाऊंगा और मैं एग्जाम अपेयर करूंगा। तो उसके बाद में निकलता हूँ, फिर भागते भूगते जैसे जैसे जाके बस पकड़ते हैं। रात में तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश के बीच में भूखे प्यासे घर पहुंचते हैं रात के 1:30-2 बजे तक। उसके बाद जाके जो है खाना वाना खा के फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। इसी बीच जो है मदर आके बोलती है कि यार ये क्या, तुम दिन भर से कल भी रात भर जगे हो, भागे हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा एग्जाम हो जाने थे, 5 बजे के बाद खूब सो लूंगा, खूब सारा टाइम मिलने वाला है। तो वो फिर करके जैसे जैसे रात पढ़ते जाते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर पूरी बारिश में भीगते हुए जाके और पॉलीथिन रख के एग्जाम देते हैं। एग्जाम में जो वो मार्कशीट होती है उसको भरते हैं, क्योंकि काफी पानी ऊपर नीचे हो रहा होता है। और उसके बाद लौट के आके फिर जो भी है सर्दी जुकाम और से पीड़ित हो जाते हैं। लकीली दोनों एग्जाम में सफलता मिल जाती है। मैं हमेशा सबको बताता हूँ, क्योंकि जब आपको ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो आपके साथ परीक्षण भी आपका कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, आप कितने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, और अगर आपको चुनौतियां दी जाए तो आप कैसे उसका सामना करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर 2 चीज एक साथ देगा, आपको चॉइस देगा, आप ये कर लें वो कर लें। कई बार ऐसा होगा कि एक के पीछे एक होगी कि आप दोनों में से एक ले लो, एक मिस कर दो। लेकिन अगर आप प्रयास करके दोनों को ऑप्ट करेंगे, दोनों में जाएंगे, आप अपनी शरीर के सुख की, अपने शरीर के कंफर्ट की बलि चढ़ाएंगे और अपनी नींद की बलि चढ़ा के आप अगर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर फिर आपको लक्ष्य सफलता जो है आपको ईश्वर देगा। ट्रस्ट इसका ये निकल के आता है कि हमें अपने काम के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और खासकर युवावस्था में जब आपका शरीर आपको मजबूती दे रहा होता है, तो हमें शरीर को कष्ट देके अपने लक्ष्य के लिए हमें अपना ताना वाना बुनना चाहिए। सर आजकल युवाओं में एक क्रेज है कि वो अपने जन्मदिन पर तलवार या चाकू से केक काटेंगे, चौराहों पर अच्छा भीड़ इकट्ठी करेंगे। इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है या फिर ये? देखिए, सबसे पहले आप समझें, आपका बर्थडे है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप बर्थडे अपना मनाएं, सेलिब्रेट करें दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। एक तो आप सड़क पे बर्थडे मना रहे हैं, उससे क्या होता है कि सड़क पे आप बर्थडे मना रहे हैं, बगल में किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, अब वो व्यक्ति बेचारा रोए जा रहा है और आप खुशी मना रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्शन आएगा सोसाइटी में। इसलिए एक जनरल जो हमारी गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आप जो भी उत्सव मनाने घर के अंदर मनाएं। आप रेस्टोरेंट चले जाएं खाना खाने के लिए, होटल में रूम ले लें, वहां मना लें, लेकिन आप सरेआम सार्वजनिक स्थल पे कोई भी काम करेंगे तो वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो एक तो गलती ये करी आपने कि आपने ये देखा नहीं कि दूसरों का सुख या दुख क्या है। दूसरा, आपने रोड पे खड़े हो गए, रोड रोक दिया। तीसरा जो है, आपने भव्य प्रदर्शन करने का प्रयास किया, आपने ये दिखाने का प्रयास किया कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं। एक जिसको अपन बार बार कहते हैं ना कि एक गुंडा वर्शिप टाइप की स्थिति हो गया, वही ये गुंडा टाइप हो गया। यार देखो, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई पर्सनली ना ले इसको, लेकिन बहुत शरीफ आदमी कोई ऐसा नहीं होगा जो रोड पे खड़ा होकर और बोनेट पे तलवारों से केक काटे। केक काटने की भी विधि है, जो केक काटना आखिर हमारी परंपरा से नहीं है, पाश्चात्य से आया है। लेकिन पाश्चात्य से जो आया उसमें भी उनके एक सलीका है कि उसमें एक छोटा सा नाइफ होता है, उससे वो केक काटते हैं। वो भी सिंबॉलिक होता है, कोई वो लोहे का नहीं होता, सिंबॉलिक होता है। ठीक है, आप अगर काट रहे हैं तो आप उस तरीके से काटें। तलवार लेके ढोल धमाका चल रहा है, डीजे बज रहे हैं, शराब की बोतलें फूट रही हैं, फिर आप तलवार से केक काट रहे हैं, तो ये पूर्णतः है असामाजिक है, अनैतिक है। और अगर आप तलवार से काट रहे हैं तो ये विधि के भी विरुद्ध, इसमें आपके जो भी काट रहा है उसके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन से बचना चाहिए। हम सब शरीफ नागरिक बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम देश की संपत्ति हैं, देश की बोझ नहीं। सर हम देख रहे हैं सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत आपने शुरू की है जी, इसकी शुरुआत का आइडिया कैसे आया है और इससे समाज पर क्या असर पड़ा है? शुरुआत कब से हुई है इसकी? ये पुलिस पंचायत एक बहुत ही अच्छा एक नवाचार हम शुरू हुआ, और ये शुरू तब हुआ था, मैं उसमें CSP हुआ करता था। तो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, अपने सरकारी डिपार्टमेंट के थे, मध्य प्रदेश के ही थे। तो उनके द्वारा आके बताया गया कि सर हमारे जो कोई प्लॉट है उसको बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो मैंने कैसा दबाव बना रहे हैं? बोले साहब ये कह रहे हैं कि जो आपने रेट में खरीदा था उससे थोड़ा बहुत ज्यादा देके दे देंगे, आज के रेट में मत जाइए, अदरवाइज आपके मकान प्लॉट पे कब्जा हो, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो उस समय आपने देखा होगा लैपटॉप नए नए चले थे, तो वेबकैम आया था उसमें। तो चूंकि रिटायर्ड ऑफिसर थे तो
तो आंटी जो थी उन्होंने वेब कैम स्टार्ट कर दिया। उनके बच्चे विदेश में काम करने पढ़ने गए हुए थे, तो उनके आने की संभावना नहीं रहती थी, तो उन्होंने वेब कैम स्टार्ट कर दिया। वेब कैम स्टार्ट हुआ तो वो रिकॉर्ड हो गया। तब मैंने वो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग आके दिखाई ऑफिस में, तो मैंने देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं पति पत्नी, और वो आके एक यंग लड़का मोटा सा लंबा सा है, उसके साथ 2-3 और लड़के आते हैं, तो बात कर रहा है। वो कह रहा है देखिए अंकल ऐसा है कि आपने इतने में लिया था, अभी उसका रेट भले ही कितना है, लेकिन इतना रुपए तो हम दे रहे हैं आपको, आपका अपना रुपए तो मिल ही रहा है ना। हाँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कब्जा तो हो ही जाएगा, और मेरे फादर पुलिस में है, तो मेरे पिताजी के कारण पुलिस वाले कुछ बोलेंगे नहीं, सपोर्ट कोई करेगा नहीं, हम लोग सब प्रकार से सक्षम है, तो ये आप प्लीज इसको रजिस्ट्री कर दें, अदरवाइज आपको ये हाथ धो बैठेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, आप किसी को हम खरीदने नहीं देंगे, आप किसी को बेच भी नहीं सकते। तो उस केस को, उसकी जो वीडियो है उसको सुन के मेरे को समझ में आया, एक कमी दिखाई दी कि कोई फोरम मिस कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब भी कोई शिकायत लेके जाते हैं थाने में या कहीं भी जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आवेदन दे देते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। वो बार बार शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उनके पास व्हीकल नहीं होता है, व्हीकल होता है ड्राइवर नहीं होता है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके, और फिर हाउस होल्ड जो उनकी हिंसा हो रही है कि बच्चों ने पिताजी को तीसरे माले पे चढ़ा दिया, उनके पैर में तकलीफ हो रही है, बेटा मैं नीचे नहीं आ पाता हूँ, 4-4 दिन तक नीचे नहीं उतरता हूँ, मेरे को जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है, पानी भरने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो ऐसी हाउस होल्ड प्रॉब्लम कोई हल नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये घरेलू विवाद है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या और कहीं फोरम पे जाना चाहेंगे तो आपको बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ सकता है, आपको एडवोकेट करना है, ये करना। तो एक मिसिंग फोरम की मेरे को एक फीलिंग आई कि ये फोरम मिस कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसमें इनको हम इंस्टेंट रिलीफ दिला सकें। तब जाके फिर मैंने ये सोचा कि हम इनको एक आत्मविश्वास दें, तो आई कार्ड उनको देना हमने शुरू किया। तो आत्मविश्वास ये था कि एक आई कार्ड होगा उनके पास पुलिस पंचायत के मेंबर का, उनके आई कार्ड के पीछे पुलिस के डिफरेंट मोबाइल नंबर्स होंगे जिनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऐसी कंडीशन में, ग्रीवियस कंडीशन में, और वो आई कार्ड दिखा के आत्मविश्वास बता सकते हैं कि मैं पुलिस परिवार का हूँ, पुलिस से जुड़ा हूँ। तब जाके इसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत के बाद फिर इंदौर में बहुत सक्सेसफुल इसका मॉडल रहा, रतलाम में रहा, विदिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके पहले गढ़रवारा भी मैंने कुछ दूसरे नाम से शुरू किया था, उसको वो भी वहाँ 200 मेंबर्स थे, रतलाम में 15,000 मेंबर्स बने, यहाँ अपने इंदौर में 30,000 मेंबर्स जिनके मैंने अपने हाथ से आई कार्ड साइन किए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको मेरे को रिकॉग्नाइज किया है कि ये आपने हाईजेस्ट कम्युनिटी पुलिसिंग चेन एक शहर में आपने खड़ी करी है, और इस इनिशिएटिव को जो नेशनल स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड होता है फिक्की का, जो पूरे राष्ट्र स्तर पे जो अच्छी पुलिसिंग के इनोवेशन है उनको अवार्ड देते हैं, वो अवार्ड भी 2020 में मिल चुका है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके जो सोसाइटी में जो फायदे बताए उसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके, जैसे अपन कहते हैं ना कोई अच्छा काम अगर करते हैं तो उसके बहुत सारे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष फायदे होते हैं। ईश्वर उसमें तरह तरह से उसमें लोगों को बेनिफिट करता है। तो ऐसे ही इसमें हुआ है कि इसमें बहुत सारे प्रत्यक्ष फायदे होते हैं कि आया आदमी और उसका निराकरण हो गया। बहुत सारे लोगों के जो है मकान खाली नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने घर से भगा दिया है, खाना नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके, हम लोग पंचायत बिठाल के हल करते हैं। आपने विदिशा में देखा होगा, बड़ी संख्या में लोगों को रिलीफ मिल जाते हैं। और अप्रत्यक्ष ये होता है कि जैसे हमारे आई कार्ड है, आई कार्ड के ऊपर बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। इवन इंडिया के बाहर भी हमारे मेंबर्स गए हैं कि हम लोगों ने साहब अमेरिका गए थे बच्चे के पास, तो वहाँ मैंने जो कॉप मिले थे उनको दिखाया कि देखो वहाँ पुलिस के मेंबर थे, तो उन्होंने हमें सल्यूट किया, उन्होंने बिठाया, या पर्टिकुलर किसी प्लेस पे जाने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी से भेज दिया कि नहीं यार ये सीनियर पुलिस का है या पुलिस का सीनियर सिटीजन है। ऐसे करके उनको डिफरेंट रिलीफ मिलते हैं जो कि अप्रत्यक्ष हैं। बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल जिनने हमसे एमओयू कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने एमओयू नहीं भी किया है, लेकिन जब वो बताते हैं कि ये सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का मेंबर हूँ, आई कार्ड दिखाते हैं, तो उनको लोग डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो बहुत सारे फायदे इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। फिर एक ये होता है कि पुलिस पंचायत जहाँ शुरू हो जाती है वहाँ बुजुर्गों के साथ एब्यूज खत्म हो जाता है, क्योंकि जो एब्यूज हो रहा है और प्राइमरी स्टेज में जब वो देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि यार पंचायत के मामले छप रहे हैं, पंचायत की बातें आ रही हैं, तो बच्चे माता पिता इतना बोल देते हैं यार ऐसा कर दो नहीं तो पंचायत जाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग बहुत ऐसे डिविएंट नहीं होते हैं लीगली, अच्छे बच्चे भी होते हैं जो थोड़े मोड़ा डिविएशन या थोड़ा मोड़ा घर के झगड़े चल रहे होते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा डिटरेंस का फायदा मिलता है हमें कि बुजुर्ग जब जिस शहर में पंचायत चल रही होती है उस शहर के बुजुर्गों को एक राहत मिल जाती है कि यार बेटा तुम देखो ऐसा कर रहे हो, ऐसा करोगे तो मैं पंचायत में जाऊंगा। तो वो अपनी एक सोशल प्रेस्टीज के लिए या अपने मॉरल उसके लिए वो लोग कई बार बहुत सारे ऐसे मामले सुनने में आते हैं कि साहब मैंने पंचायत का बोला था और उन्होंने ठीक हो गई कंडीशन। तो एक फोरम मिलने से एक ताकत मिलती है कि यार ये फोरम है जो पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन को सुनेगा
उनके लिए न्याय की बात करेगा, आमने सामने बिठा के न्याय करेगा, कोई भी अन्याय की गुंजाइश नहीं होगी, कोई प्रलोभन, कोई प्रभावित करना, किसी प्रकार से उसको जो है न्याय को डिविएट करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जब ये मैसेज सोसाइटी में जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न्याय मिलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। फिर हमारा जो स्टाफ है, पुलिस थाने का जवान है, उन सबको भी दिखाई देता है कि यार कुछ चल रहा है सीनियर सिटीजन का, तो वो भी फिर लोगों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। थाने में शिकायत आती है तो नहीं यार सीनियर सिटीजन है, तो एक सीनियर सिटीजन एक वनरेबल सोसाइटी है, वनरेबल वर्ग है समाज का, ये मैसेज पूरी समाज में स्थापित होता है। तो इसके डिफरेंट बहुत सारे फायदे हैं, छोटा सा हमारा प्रयास बड़े लाभ देता है, तो इसलिए इसको मैं कंटिन्यू। बुजुर्ग पंचायत में सबसे ज्यादा समस्या किस समस्या को लेकर आपके पास आती है? बुजुर्ग पंचायत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक तो हाउस होल्ड हिंसा है, दूसरा जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बुजुर्गों के, जो कि कमरा, मकान, ये 2 फीट, 4 फीट, 12 फीट, 18 फीट, इस टाइप की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सामने आती है। क्योंकि जब हमारा समाज भौतिकवादी हो रहा है और जो बुजुर्ग जब अपने जमाने में जो वो काम कर रहे थे, यंग थे, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली थी, वो उन प्रॉपर्टीज की आज बहुत हाई प्राइस हो गई है, बहुत ज्यादा हाई रेट हो गए उनके, और उनके जो बच्चे हैं वो अभी उन्होंने जिन्हें इनिशियली स्टार्ट किया है या काम कर रहे हैं या उतना नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि उनके जीवन में आगे और कुछ बहुत ज्यादा बहुत बड़ा संभावना या एसेट्स की संभावना होगी, इनको दिखाई नहीं देती है। वो सोचते हैं अपनी सैलरी से तो या अपनी अर्निंग से तो मैं एक इस कॉलोनी में ही एक मकान बना सकता हूँ, वो इतने फीट का हो सकता है, पिताजी का इस कॉलोनी में इतने फीट का है, तो वो फिर उसमें लड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें बच्चियां, इवन आजकल बच्चियों को देख रहा हूँ, हम लोग बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि बच्चियों ने विफूल करके रजिस्ट्री करा ली, टाइम रहते बच्चे आपस में प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई ने रजिस्ट्री करा ली, कोई ने ये ले लिया, इस टाइप की चीजें बहुत दिखने में आ रही है। तो मेनली घरेलू हिंसा बुजुर्गों के साथ, जो कि मानसिक भी है, शारीरिक भी है और सामाजिक भी है, और दूसरा जो है ये प्रॉपर्टी को लेके, जमीन, मकान, दुकान को लेके डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। अपने प्यार को वापस पाएं मात्र 24 घंटे में, ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत आती हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो प्यार है तो उसको खोना नहीं चाहिए, खो दिया है तो फिर पाने की उम्मीद कम से कम ऐसे किसी लोगों से नहीं करना चाहिए जो आपसे फ्रॉड कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे बंगाली बाबा कर बहुत कोई सारे भी बाबा वगैरह आते हैं। कोई भी बाबा है, आपका जो है, आपका अपने हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई रिलीजन होता है, कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं, कोई ना कोई उनके गॉड होते हैं, ईश्वर होते हैं, उन पे भरोसा रखें, अपने कर्म पे भरोसा रखें। कर्म का मार्ग ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अगर आप अच्छे से कर्म करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ भगवान की नौकरी, भगवान की नौकरी, हर व्यक्ति के पास एक भगवान की नौकरी है, वो आप नौकरी अच्छे से करें, आपका काम हो जाएगा। अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, आपका प्रेम आपकी प्रेयसी से है, बच्चों से है, वाइफ से है, माता पिता से, किसी से भी प्रेम है, तो अगर सच्चा प्रेम होगा तो निश्चित वो छोड़ के जाएगा नहीं। वो खटास आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, गाड़ी डगडगाएगी, बहकेगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन गाड़ी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर साथ छूट रहा है तो आपको एक बार परीक्षण करना चाहिए कि प्यार सच्चा है कि नहीं, और अगर फिर भी छूट गया है तो कोई बाबा तो कम से कम आपका प्यार वापस नहीं दिलाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इसलिए बहकावे में आके आप फ्रॉड का शिकार होने से बचना चाहिए। 24 घंटे में वो फ्रॉड का शिकार कर ही लेते हैं। हाँ, 24 घंटे का बता के 24 घंटे वापस करवाई के बात करेंगे, और फिर तरह तरह के जो है बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो बचना चाहिए। अगर आपको कोई बाबा या कोई गुरु है तो वो जो ज्ञान की बात बताएं, धर्म की बात बताएं, आपको नैतिक और सामाजिक शिक्षा दें, जो आपको सही रास्ते पे चलना दिखाएं, तो वो वही एक्चुअली सही है। बाकी कोई चमत्कार या जादू या मंत्र तंत्र ये कर रहा है तो ये आपको एक विचार करना चाहिए। सर, हमारे क्वेश्चंस के बाद विदिशा के कुछ कमेंट्स में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सर, तरुण कुशवाहा है, इन्होंने पूछा है सर, यदि आपको पोस्टिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक गृह क्षेत्र और विदिशा, दोनों में से आप क्या चुनेंगे? मेरा विदिशा और गृह क्षेत्र दोनों पास पास में है। सागर मेरा गृह क्षेत्र है और विदिशा मेरी पोस्टिंग का इलाका है, तो और गृह क्षेत्र में पुलिस वालों की पोस्टिंग होती नहीं, तो विदिशा चुनूंगा मैं। जी सर। सर, जितेंद्र राजपूत, इनका सवाल है, जितनी सरकार शक्ति कर रही है उतने ही मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? सरकार की शक्ति करने से मामले बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेक्निक बढ़ रही है, सब कुछ सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से सोसाइटी खुल रही है, भौतिकता आ रही है, बहुत सारी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे में अब जो हमारे मामलों की, जैसे अपराध की बात कर रहे हैं, तो अपराध जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल से काफी कम है। पिछले दिनों के आप आंकड़े उठा के देख लें, अपराध की ग्रोथ भी कम हुई है। अपराध की ग्रोथ, जो हीनियस क्राइम है, गंभीर अपराध है, उनकी ग्रोथ में जो परसेंटेज जिस प्रकार से चलता था उसको काफी लगाम लगाने में, देखिए आप ये सोचेंगे पिछले साल 100 हुए थे, इस साल 110 हो गए, ये क्राइटेरिया नहीं है। पिछले 5 सालों में हर साल 20 बढ़ रहे थे, इस साल 10 बढ़े।
ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। यही हमारा क्राइटेरिया एक परीक्षण का, विश्लेषण का होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन 10% की से हमारी पॉपुलेशन हम लोग मानते हैं एवरेज बढ़ रही है। तो नेचुरली अगर 100 अपराध हुए तो अगले साल 110 होना चाहिए, लेकिन अगर 110 से कम हो रहे हैं, 108 हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की, पुलिस की, कानून की उपलब्धि है। और अभी नए कानून जब से लागू हुए हैं, बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे जब ये इसका असर दिखाई देगा, नेचुरली अपराध समाज में काफी कम हो गए। सर, इसमें काफी लोगों का कहना है गली गली दारू बिक रही है, पुलिस वालों को भी सब पता होता है, इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? बिल्कुल सही है, पुलिस का काम है शराब को रोकना। पुलिस वाले बहुत सारे शराब वालों को पकड़ते हैं, बंद करते हैं, उनकी गाड़ियां जब्त होती हैं, रास्तात होती हैं, और ये काम पुलिस को करना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूँ। और हम लोग प्रयास पूरा करते हैं और आगे बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। हो सकता है प्रयासों में कहीं कमी रहे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम लोग आइडियली काम कर पा रहे हैं, लेकिन आइडियल की तरफ जाने का प्रयास हम करते हैं। मेरा दूसरा सवाल सोसाइटी से रहता है कि सोसाइटी क्यों कंजम्पशन हम करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आप किसी गांव में, कई ऐसे गांव देखे मैंने जिनमें गांव वालों ने तय कर लिया कि शराब नहीं पियेंगे, बीड़ी नहीं पियेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। कई ऐसी समाज है जिन्होंने ये तय कर लिया कि ये गुटखा कोई नहीं खाएगा, गुटखा खाएगा या शराब पिएगा तो उसको बाहर कर देंगे, जुर्माना करेंगे। उन सोसाइटीज में डिमांड ही खत्म हो जाती है। तो मैं समाज से आग्रह करता हूँ, युवाओं से आग्रह करता हूँ कि डिमांड खत्म कर दें। बेचने वाले की औकात ही नहीं कि बेच पाए। बाकी हमारा काम है, निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे। सर, अजय दांगी जी हैं, इनका सवाल है जो शायद लगभग सभी लोगों का होगा। सर, आपकी पर मंथ इनकम कितनी है बाय ऑल द सोर्स? ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी से भी उसकी आय और आयु नहीं पूछना चाहिए। तो ना आय बताने की होती, ना आयु, क्योंकि आयु बताने से भी मिसकंसेप्शन हो जाते हैं और आय बताने से भी उसको बहुत सारे डर चिंताएं हो जाती हैं। तो आप भी खूब सारा कमाएं और आपकी आयु जो है बिल्कुल दिखाई ना दे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आकांक्षा करता हूँ। ये सवाल इनवैलिड है। सर, अभी मेरे मन में दूसरा सवाल आ रहा था, वो मैं नहीं पूछूंगी अब। सर, अभिषेक सेन और नेहा यदुवंशी, इनका सवाल है, विदिशा के कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर के बच्चे एक दिन में गांजे के अड्डे का पता लगा लेते हैं और पुलिस वाले इनका पता आज तक नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। बहुत सारे, जो जितने भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में, काफी सारे लोगों को बंद किया है हम लोगों ने, लगातार बंद करते हैं। ये रूटीन प्रोसेस है और लगातार पुलिस कर रही है। कॉलेज के स्टूडेंट को पता नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ये काम पुलिस का है। किसी को बाई डिफॉल्ट पता चल जाता है तो उनको पुलिस को सूचित करना चाहिए। हम लोग व्हाट्सएप पे या हमारे पर्सनल फोन पे बताते हैं, किसी का नाम नहीं पूछते हैं, किसी का नंबर नोट नहीं करते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। तो आपको बताना चाहिए। ओपन चैलेंज है, आप लोग फोन पे, व्हाट्सएप पे मेरे को, मेरे सीनियर ऑफिसर्स को, मेरे अन्य अधिकारियों को बताएंगे, कार्रवाई होगी। और बच्चों को तो ध्यान अपना पढ़ाई में लगाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है किसी गली में झांकने की या पता करने की, क्योंकि वो ये बहुत गंदी प्रवृत्तियां हैं, नशे की प्रवृत्तियां, जिनसे हमें बचने का प्रयास करना है। और हम सूचित करें, हम प्रयास करें सब मिलके, और पुलिस लगातार काम कर रही है। बहुत तेजी से लोगों के, इनके गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया है। बहुत बड़े बड़े अपराधी जो इस सब में लगे हुए थे, उनको हम लोगों ने पकड़ के लंबे समय के लिए जेल भेज दिया है, सोसाइटी से उनको अलग कर दिया। जी सर। सर, अंशिका रघुवंशी, इनका सवाल है, पुलिस वालों को खुलेआम सभी को गाली देने का हक किसने दिया है? बिना गाली दिए ये किसी से बात नहीं करते हैं। इनके पास वर्दी है, आम जनता से गाली देकर बात करेंगे। मैं, आप सवाल करने वाली अंशिका है ना? अंशिका रघुवंशी। मैं ये कहता हूँ कि आप एक बच्ची हैं और स्टूडेंट हैं। आपको अगर आपने कभी देखा, आपके साथ कभी ऐसा किसी ने बिहेव किया हो तो आप तत्काल बताएं। किसी को भी, भारत का संविधान कहता है, भारत का पवित्र कानून ये कहता है, किसी को किसी के साथ गाली देके बात करने का अधिकार नहीं है। कोई अगर गाली देके बात कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो पुलिस वाला है या कोई भी अन्य व्यक्ति है। किसी को हमारा कानून गाली देके बात करने का अधिकार नहीं देता। गाली देने का मतलब है अपराध। तो ये एक अपराध है, संज्ञेय अपराध है, इसमें अपन व्यक्ति को अपराधी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल ना तो सहन करना है, ना स्वीकार करना है। पुलिस वाला भी कर रहा है तो उसको आपको भर्त्सना भी करनी है और उसकी शिकायत भी करनी है। बहुत सारे पोर्टल शिकायत के बन गए हैं, फोन पे, कॉल पे शिकायत हो रही है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, सिटीजन कॉप है, MP ई कॉप है, MP पुलिस का वेबसाइट है, डिफरेंट जो है हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 112 है, 181 है, ढेर सारे, महिलाओं की 1069, 1070, ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप शिकायत करें, निदान होगा, लेकिन गाली को स्वीकार नहीं करना है। गाली देने का अधिकार भारत का पवित्र संविधान किसी को नहीं देता। सर, विदिशा के काफी लोगों का कमेंट था, विदिशा की पुलिस मोहनगिरी पुलिस चौकी साइड आने से डरती क्यों है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विदिशा के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया है सर। ये
डरती क्यों है वाला जो शब्द है ना, हाँ, ये ये आपको थोड़ा मैंने पहले भी कहा था कि हाँ। मध्य प्रदेश का मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में पुलिसिंग का काम किया है। मध्य प्रदेश का इतना एक अच्छा सेटअप है, मध्य प्रदेश की सरकार का, मध्य प्रदेश की पुलिस का, कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां जाने से पुलिस डरती है, बचती है, या कोई किसी प्रकार का हिच है। जहां आवश्यकता होगी वहां पुलिस जाएगी, जाना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मोहनगिरी जहां भी है, मैं अगर कोई आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक मालूम है कि कोई ऐसा कारण है डर का, तो बताएं, मैं ही कल पहुंच जाऊंगा, अकेला पहुंच जाऊंगा, बाइक से पहुंच जाऊंगा, पैदल पहुंच जाऊंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं उनका है। कहना है कि स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन के पास ही दारू पी रहे हैं और बेकार। सट्टे वगैरह इसको खेला इसको जा हम रहा है। लोग दिखवा लेंगे, पहले भी एक बार गए थे, कई बार हम लोगों ने उसमें शुरू भी किया, सहायता कैंप भी बीच में शुरू कराया था। ठीक है, हाँ। कई बार बहुत सारी ड्यूटीज लगातार आती हैं, त्योहार आते हैं, बहुत सारे एंगेजमेंट्स पुलिस के होते हैं, थोड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज का क्रंच भी रहता है पुलिस में। तो लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जैसा कि आपका प्रश्न था कि डरती क्यों है, तो डरने वाला कोई कालम मध्य प्रदेश में किसी भी जनता के जो मध्य प्रदेश की जो एक एक बच्चा है, जो एक दिन से लेके कितने भी साल का हो, एक एक व्यक्ति, एक एक स्थान, एक एक सब कुछ सुरक्षित है, और मध्य प्रदेश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की पुलिस और कानून सक्षम है, यहाँ विधि का राज है, कानून का राज है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना काम करें, सही काम करें, अपराध नहीं करें, बाकी कोई डर की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर। अभिषेक, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाल कर बिल्कुल अच्छा अभिषेक, बहुत हमारे धन्यवाद podcast में आपका। आप सम्मिलित हुए। पॉडकास्ट अच्छा हो और शुभकामनाएं, और बड़ा अच्छा सर, लगा। थैंक यू। लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ। आप एक सॉन्ग कोई आपका सुना सकते हैं फेवरेट गाना सुना दें। सर, क्योंकि आपको इतना वीडियोस वगैरह में देखा है गाते हुए, तो अब वो तो ऐसी गाली हमारा मस्ती audience मस्ती में गा देते हैं। सर गाने बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो मतलब पता नहीं बैठ के ऐसे कैसे गा पाएंगे, क्योंकि आपने कहा गाते हैं, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, और लेकिन अगर अच्छा नहीं गा पाएंगे तो आप ही लोग कहोगे कि यार गाना आता नहीं था, जबरदस्ती गा रहे थे या एडिट कर रहे थे कुछ। तो पेट्रियोटिक सॉन्ग ही मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और भारत हमको जान से प्यारा है ना। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। अब एक दूसरे मूड का गाना। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो बढ़िया आप मच। गाते हैं, और हम आशा करेंगे कि हम एक कोई सा अच्छा ऐसा प्रोग्राम करवाएं जिसमें हम पोइट्री का भी हम रखें, बिल्कुल ठीक और है। पहला आपका ही एक उसमें गाना होगा, और आपकी ही एक मोटिवेशन लाइन होगी। सर, हमारी एक ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा खास मोटिवेशन लाइन आप कह दें जिससे वो भी अपने जीवन में मोटिवेशन से भर जाएं मैं और अपनी हमेशा जिंदगी में कुछ अच्छा कर एक पाएं। हाँ एक दो लाइन मैं हमेशा सुनाता हूँ। जी सर। वैसे तो बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस अपन सुनते हैं, दो लाइन में हमेशा सुनाता हूँ कि हाँ। जोश से हमें भरे रहना चाहिए जिंदगी में। जब हम, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, खासकर युवाओं को कहता हूँ मैं, हमारे अंदर का जोश कमजोर होगा तो दुनिया आपको कमजोर दिखेगी, दिखाएगी। जिस दिन आप अंदर जोश से लेके निकलेंगे उस दिन आपको दुनिया हरी भरी दिखाई देगी, लोग भी आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जोश अपने अंदर है, कम नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां अच्छी होंगी, बुरी होंगी, समय अच्छा होगा, बुरा होगा, अपने अंदर के जोश को कमजोर नहीं होने, क्योंकि आपका जोश जो है वो आईना है। जो आप समाज में, दुनिया में दिखते हैं, वो आपका जोश का आईने के रूप में आप दिखाई देते हैं। और जब आप कमजोर जोश के साथ घर से बाहर निकलोगे तो आप कमजोर दिखाई दोगे, तो कमजोर ही रिफ्लेक्शन आपके आएंगे, आप और कमजोर होते जाएंगे। तो अपने आप को मजबूत बनाना है। तो दो लाइन में हमेशा कहता हूँ कि राह में पर्वत पड़ा तो किक लगाएंगे,
राह में पर्वत पड़ा तो किक लगाएंगे, सागर जो कभी मिल गया तो पी जाएंगे, सागर जो कभी मिल गया तो पी जाएंगे, जोश और जिंदगी से इतने भरे हुए हैं हम कि छू दें अगर कभी तो मुर्दे भी जी जाएंगे। क्या बात है।